हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ लिया है, बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ लिया है और फिजिक्स का भी एक टॉपिक गति हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बायोलॉजी का फिर से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अब जो हम बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मानव रोग। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। आपको ये सभी कॉम्पिटिटिव उठा के देख लो, अगर उसमें साइंस के क्वेश्चन है तो आपको मानव रोग से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और सभी इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आज हम मानव रोग के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इस तरह से सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मानव रोग के ऊपर हमारी पहली क्लास। मानव रोग जानने से पहले हम जानेंगे औषधियों के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स को। इन्होंने जो औषधियों का वैज्ञानिक आधार बताया, यानी आधुनिक काल में अगर देखा जाए कि जो मेडिकल साइंस होती है उसमें मेडिकल साइंस में जो होता है औषधियों का जनक किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। ये तो विश्व स्तर की बात हो गई। अगर भारत में बात करें तो हमारे भारत में आज की मेडिकल साइंस से पहले भी हमारे भारत में आयुर्वेद था। तो हमारे भारत में आज की सर्जरी से पहले भी सर्जरी होती थी। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा। तो पूछा जाए भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में दोस्तों शल्य चिकित्सा का जनक महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासों में सभी जानते भी है। महर्षि सुश्रुत, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी और सुश्रुत संहिता में इन्होंने सर्जरी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। ये क्या करते थे, ये अगर किसी के अंदर ब्लड खराब हो जाता तो वो झोंक जो होते हैं ना, उनको बॉडी पर चिपका कर खून निकालना, ये भी जानते थे। ईसा पूर्व की बात है, जब कोई कुछ नहीं जानता उस समय महर्षि सुश्रुत का ऐसा इलाज करते थे। इन्होंने बहुत सारी शल्य चिकित्साएं भी की, बहुत सारे ऐसे उपकरण भी इन्होंने बनाए जो आज की मेडिकल साइंस में मिलते हैं। इन्होंने उस वक्त भी वो उपकरण बना लिए थे। तो पूछा जाए कि ये जो है कि शल्य चिकित्सा के जनक किसको बोला जाए, तो हम क्या आंसर देंगे? महर्षि सुश्रुत। और महर्षि सुश्रुत ने बुक कौन सी लिखी थी, ग्रंथ कौन सा लिखा था? सुश्रुत संहिता। इसके बाद आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के जनक अगर पूछा जाए तो बताया जाएगा महर्षि चरक। महर्षि चरक या आचार्य चरक को जो है आयुर्वेद का जनक बताया जाता है। देखना, एक तो होता है शल्य चिकित्सा यानी कि आप समझ सकते हो सर्जरी। दूसरा होता है जो होते हैं ना आयुर्वेद या फिर दवाई जो आप मेडिसिन, औषधियाँ, औषधियों के जनक भारत में, तो अपन चरक को बताते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? इन्होंने बुक लिखी चरक संहिता। कौन सी लिखी? चरक संहिता, है ना। और उसमें इन्होंने इसके बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। अच्छा, इनका नाम चरक, चरक का मतलब चलने वाला, यानी घूमते फिरते रहते थे, चलते रहते थे और जगह जगह जाकर लोगों का इलाज करते थे। ये तो हमारे भारतीय इतिहास की बात होगी। आगे चलते हैं हम, हमारा जो चैप्टर है रोग, मानव रोग। तो अपन जानते हैं रोग या डिजीज क्या होता है। यह शरीर की असामान्य अवस्था होती है। कैसी अवस्था? असामान्य अवस्था, जो कि संक्रमण, आहार, वातावरण या मस्तिष्क की असंतुलन अवस्था से उत्पन्न होती है। देखना कैसे, सामान्य अवस्था, नॉर्मल अपन देखें तो नॉर्मल अपन खाते हैं, उस खाने से अपन बीमार नहीं होते। कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खाने से भी आप बीमार हो जाते हो, तो आहार हो गया। वातावरण, आप जिस वातावरण में रह रहे हो वहां पर आपको नॉर्मल कोई बीमारी नहीं हो रही। आप किसी अलग जगह पे चले जाओ तो बोलते हैं ना यहाँ का वातावरण सूट नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी आप बीमार हो गए, तो वातावरण की वजह से। मस्तिष्क की असंतुलन की अवस्था, यानी कि मानसिक संतुलन, बहुत से लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं, तो उसको भी अपन रोग की अवस्था कहेंगे। तो यह असामान्य अवस्था है कि नॉर्मल कंडीशन से हट के कुछ अलग कंडीशन हो जाती है शरीर में, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रोग या डिजीज कहते हैं। अच्छा, रोग विज्ञान क्या होती है? पैथोलॉजी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें रोग के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं? पैथोलॉजी या रोग विज्ञान कहते हैं। ओके, फादर ऑफ पैथोलॉजी, रोग विज्ञान का जनक किसको बताया जाता है? रुडोल्फ विर्चो को जो है रोग विज्ञान का जनक बताया जाता है। ओके, फादर ऑफ पैथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो रोग है, डिजीज है। तो हमने रोग क्या होता है तो जान लिया, असामान्य अवस्था है शरीर की। अब ये कितने तरह के होते हैं, कैसे क्या होता है ये जानते हैं। तो रोगों को हम मेनली दोस्तों दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। तो रोगों में दो कैटेगरी। सबसे पहला होता है जन्मजात रोग, या फिर इनको बोलते हैं कोजेनाइटल। जन्मजात या फिर क्या बोलते हैं? कोजेनाइटल, यानी कि जन्म से हुए, या फिर ऐसे रोग जो बाय बर्थ यानी कि जन्म के से ही हो रहे हैं। तो ये रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो जन्म से ही होते हैं उनको क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। देखना, ये कहाँ से होते हैं? ये माता पिता को होते हैं पहले तो, और ये माता पिता से किस में आते हैं? प्रोजेनी में, यानी कि संतति में आते हैं। तो के संतति में आते हैं ना। तो अपन जन्मजात रोग किसको बोलेंगे? ऐसे रोग
जो किसको होते हैं, माता पिता को, और माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो इन रोगों को अपन क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। एक तरह से इनको अनुवांशिक रोग भी बोल सकते हैं ना, अरे तो वंशागत हो रहे हैं, माता पिता से बच्चों में आ रहे, तो कैसे रोग हो गए, अनुवांशिक रोग हो गए। कौन कौन से होते हैं, जैसे जन्मजात, हीमोफीलिया, आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया कहीं न कहीं। तो हीमोफीलिया क्या होता है कि कट लग जाता है, घाव लग जाता है, उस समय खून निकलना शुरू हो जाता है, और ये खून निकलता ही रहता है, रुकता नहीं है, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। बहुत से टाइप का होता है हीमोफीलिया, ए बी सी, ये अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, जेनेटिक्स के अंदर। आपने सुना भी होगा इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, वो वाला रोग ये हीमोफीलिया। तो देखना ये क्या होता है, ये आगे से आगे बढ़ता रहता है, मतलब माता पिता से संतति में आता है, हालांकि माता से फैलता है संततियों में। तो ये जो रोग है कैसा है, ये कोजेनाइटल या जन्मजात रोग है। ओके, अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसके संततियों में भी हीमोफीलिया होने की संभावना है। जैसे वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, कलरों को, रंग को पहचान नहीं सकते, वर्ण को अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते, तो कलर ब्लाइंडनेस, ये भी कैसा रोग है, ये जन्मजात रोग है, माता पिता से संततियों में आने वाला अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये आरबीसी में डिफेक्ट हो जाता है, आरबीसी का आकार बदल जाता है, फिर वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है, तो सिकल सेल एनीमिया, ये भी कैसा रोग है, ये जन्मजात रोग है। ओके, अपन बात करते हैं अब दूसरे प्रकार के रोगों की, उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड रोग। देखो, एक तो हो गए जन्मजात, जन्मजात किसको बोल दिया, जो जन्म से हो रहे हैं, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ उसी समय वो उन रोगों के साथ ही पैदा हुआ। दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित क्या होता है कि जन्म से तो बच्चों को ये रोग नहीं होता है, लेकिन जन्म के बाद वो उसको उपार्जित करते हैं, अपने दमखम पर, अपने आसपास के वातावरण से या किसी और वजह से उपार्जित करते हैं। तो जन्म से नहीं होते, जन्म के बाद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग। यानी जन्म के बाद संक्रमण से हो सकते हैं, कुपोषण से, अति संवेदनशीलता, डिप्रेशन आदि से उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, कुपोषण बोले तो खाना पीना अच्छा नहीं मिले तो इससे बच्चों में रोग हो जाता है। तो जन्म के समय तो बच्चा सही था, लेकिन जन्म के बाद उसको आहार जो है सही से नहीं मिला तो कुपोषण का शिकार हो गया, इस तरह से। या फिर अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी होती है उस समय। या फिर डिप्रेशन, कोई मानसिक स्थिति ऐसी होगी, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो भी शरीर बीमार हो जाता है। तो ये क्या एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड का मतलब जन्म के बाद हुआ है। अगर कोई डिप्रेशन में रहता है तो ऐसा थोड़ी पैदा होते डिप्रेशन में आ गया और जन्म से डिप्रेशन में था, ऐसा नहीं होता, डिप्रेशन तो बाद में आता है ना। इसी तरह से ये जो रोग होते हैं संक्रामक भी हो सकते हैं। तो इन रोगों को अपन दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। देखो, उपार्जित रोगों को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक बार फिर से समझना, रोग को कितनी कैटेगरी में बांटा, दो कैटेगरी में। कौन से, एक तो जन्मजात, दूसरे उपार्जित। जन्मजात या कोजेनाइटल, ये बाई बर्थ होते हैं, जन्म के समय ही ये रोग होते हैं, बच्चों को जन्म से ही होते हैं। कौन कौन से, हीमोफीलिया बता दिया, सिकल सेल एनीमिया बता दिया, वर्णांता बता दिया। अच्छा, और बता दूं इसमें, चलो, आपने एक हीरो को देखा, ऋतिक रोशन देखा है, तो इस ऋतिक रोशन में अंगूठे देखना आप, तो इस तरह से एक अंगूठा डबल है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीडेक्टाइली। तो ये भी एक तरह से जन्मजात रोग ही होता है। अच्छा, इसी तरह से आप देखना, बहुत से लोगों को क्या होता है, कान के ऊपर बाल होते हैं ना, लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं, लड़कों में या आदमियों में एक उम्र के बाद उनके कान के ऊपर बाल आ जाते हैं बड़े बड़े। इसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर पिन्ना। एक डिजीज है, ये भी बीमारी है, हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर पिन्ना। तो इसमें क्या होता है, ईयर पिन्ना के ऊपर बाल आ जाते हैं। इसका जो जीन होता है ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होता है, और इस वजह से पिता के है तो उसकी संततियों में ऐसे आगे बाल आते रहते हैं ना। तो ये जन्मजात है, ये मतलब जिनको आनुवंशिक है इनको आएंगे, ये पहले से तय होता है। दूसरा तो उपार्जित जन्म से नहीं होते, ये जन्म के बाद उपार्जित होते हैं ना। अब उपार्जित रोगों को अपन कितनी कैटेगरी में बांट रहे हैं, दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहली कैटेगरी अपन बांट रहे हैं असंक्रामक रोग, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल। पहला क्या बोल दिया, असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल। नॉन का असंक्रामक क्या होता है, जो एक को हो रखा है, उसको कोई छूता है, उसके साथ रहता है तो उससे दूसरे में नहीं फैलता है, यानी इसका संक्रमण एक से दूसरे में नहीं होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, असंक्रामक। तो याद रखना, जिसका संक्रमण एक से दूसरे में नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, असंक्रामक, फैलते नहीं है। असंक्रामक का मतलब सीधा मतलब ध्यान में रखो, ऐसे रोग जो फैलते नहीं है उनको क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे आप मानसिक रोगों की बात कर लो, एक आदमी पागल है, बिल्कुल ही इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पागलों वाली हरकतें कर रहा है, इसको बांध के रखा हुआ है, तो इसके आसपास वाले इसको देख के पागल हो जाएंगे क्या, साथ में रहने वाला भी पागल हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक पागल है तो ये पागलपन एक से दूसरे में ऐसे फैलता नहीं है। तो पागलपन या मानसिक बीमारियां जितनी भी होती है, ये मानसिक बीमारियां कैसा है, ये असंक्रामक रोग है। कैसा है ये, असंक्रामक, यानी फैलते नहीं है। जैसे आप देखो एलर्जी, जैसे मान लो किसी को फूल की खुशबू से एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है, और किसी को मतलब विभिन्न चीजों से, सबको अलग अलग एलर्जी होती है। तो क्या एक को एलर्जी तो उसके साथ रहने वाले दूसरे को भी एलर्जियां उत्पन्न हो जाती है क्या, ऐसा नहीं होता। तो एलर्जी जो होती है, ये एलर्जी भी क्या होती है, असंक्रामक होती है, यानी एक से दूसरे में ये नहीं फैलती है। और बात कर ले अपन कैंसर,
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैंसर आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इसके पास बबलू बना लो, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? देखो हर जो बात होती है, उस क्वेश्चन जो बनता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होती है। इसकी वजह है कि एनसीईआरटी जो होती है ना बुक, 12th की एनसीईआरटी, उसमें कैंसर डिटेल से दिया हुआ है, और जो आपकी आरबीएससी की बुक्स होती है उनमें भी कैंसर का वर्णन दे रखा है। तो जहां पर कैंसर के बारे में बात कर रखी है, तो चूंकि इनका वर्णन दिया हुआ है, इसलिए इसका मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैंसर के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी हुआ है बहुत से एग्जाम्स में। तो आपको ध्यान रखना है कैंसर कैसा रोग है, कैंसर असंक्रामक रोग है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कैंसर फैलता नहीं है एक से दूसरे में, है ना, इसलिए मैंने पास में बबलू बना दिया। जहां पर ये बबलू बनाते हैं, बबलू का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये बबलू आपको याद दिलाएगा, इसको याद रखना। ओके, कैंसर, एक आदमी को कैंसर हो रखा है, तो उस कैंसर वाले की देख रेख करने वाले को या साथ रहने वाले को कैंसर हो जाए, ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं होता, कैंसर एक से दूसरे में नहीं फैलता। और बात कर लो आगे, उच्च तनाव, हाइपरटेंशन होती है ना, तो बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं, उच्च तनाव होता है, तो क्या उसके साथ वालों को भी ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, एक से दूसरे में नहीं फैलता। अच्छा, और मैं बता दूं, जो विटामिन की कमी से होती है ना बीमारियां, जैसे मान लो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो रहा है ना, बी की कमी से बेरी बेरी हो रहा है, इस तरह से सी की कमी से स्कर्वी हो रहा है, ओस्टियोमलेशिया हो रहा है, इस तरह से विटामिन की कमी से जितनी बीमारियां हो रही है, वो बीमारियां भी जो होती है वो असंक्रामक होती है। क्यों असंक्रामक होती है? क्योंकि एक के अंदर तो विटामिन की कमी है, तो क्या वो एक से दूसरे में फैल जाएगी क्या? दूसरे में भी इसको देख के कमी हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां भी कैसी होती है? असंक्रामक। इस तरह से कुपोषण वगैरह जो होता है कि एक को अगर कुपोषण हो गया तो उसके साथ वाले को दूसरे को भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, वो एक से दूसरे में नहीं फैल रही है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, असंक्रामक रोग। तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक से दूसरे में नहीं फैलते होते हैं। और ऐसे बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक बात कर ले, है ना, दिल का दौरा। किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो क्या सामने वाले को या देखने वाले को या पास वाले को भी दिल का दौरा पड़ जाता है क्या? नहीं, है ना। कि वैसे बोलते हैं मितली आना, जी घबराना, ऐसे बोलते हो आप लोग। तो किसी का अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मितली आना ऐसा संभव हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो क्या सामने वाले को भी आने लग जाएंगे, साथ वाले को भी आने लग जाएंगे। तो ऐसे आप खुद से सोच सकते हो कि जो बीमारियां एक से दूसरे में नहीं फैल रही है, तो वो बीमारियां क्या है? असंक्रामक बीमारियां। कैसी बीमारियां? असंक्रामक बीमारियां। ओके, अब दूसरी बात करते हैं अपन संक्रामक। संक्रामक या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोल दिया इसको? कम्युनिकेबल डिजीज या असंक्रामक बीमारियां। सॉरी, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां क्या होती है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग जनकों के द्वारा फैलती है। इसके द्वारा? रोग जनकों के द्वारा, या फिर वातावरण के द्वारा, या किसी भी एजेंट के द्वारा एक से दूसरे में अगर फैल रही है, तो इन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन संक्रामक बीमारियां बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सीधा ध्यान में रखना है, असंक्रामक और संक्रामक। असंक्रामक जो नहीं फैल रही है, संक्रामक जो फैल रही है, यानी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो संक्रामक की बात कर ले, क्या होती है संक्रामक बीमारियां? वो बीमारियां जो रोग जनकों के द्वारा फैलती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको संक्रामक बीमारियां बोलती है। अब ये रोग जनक के द्वारा फैल रही है, तो कौन है ये रोग जनक? कौन है जो बीमारियां फैला रहा है? कौन कर रहा है ऐसे बुरे काम? तो देखना, ये रोग फैलाने वाले काम बहुत से लोग कर सकते हैं, मतलब बहुत से एजेंट हो सकते हैं जो रोग जनक का काम करते हैं। तो कौन कौन है, उनके आधार पर अपन इन बीमारियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सुनना, जैसे मान लो कोई बीमारी विषाणु के द्वारा फैल रही है, तो उनको अपन बोलेंगे विषाणु जनित रोग। क्या बोलेंगे? विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। तो आपने सुना भी होगा, जैसे कोई बीमारी चल रही है तो आजकल वायरल बीमारी चल रही है, तो वायरल। तो वायरल का मतलब क्या? जो विषाणु की वजह से हो रही है, उनको अपन क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज या विषाणु जनित रोग। दूसरा, जैसे जो बीमारियां जीवाणु की वजह से हो रही है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? जीवाणु जनित रोग, या फिर इनको अपन क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल डिजीज। क्योंकि जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। याद रखना, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जो रोग बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज, जो वायरस की वजह से हो रहे हैं वायरल डिजीज। अच्छा, जो प्रोटोजोआ की वजह से हो रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोजोअन डिजीज, है ना, प्रोटोजोआ की वजह से फैल रहे हैं या हो रहे हैं। जो रोग कवक की वजह से हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? कवक जनित रोग या फिर फंगल डिजीज, क्योंकि कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगस। ओके, जो रोग कृमि की वजह से हो रहे हैं, उनको बोलते हैं कृमि जनित रोग या फिर हेलमिंथिक डिजीज। ओके, अब ये चार्ट आपके सामने पूरी रूपरेखा तैयार है। ओके, क्या करना है? सबसे पहले रोग को समझना है। रोग दो कैटेगरी में बांटा, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग कोजेनाइट, जो माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं, है ना, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और आपका वर्णांता हो गया, है ना। दूसरा क्या बताया आपको? उपार्जित, जो जन्म से तो नहीं होते लेकिन जन्म के बाद किसी वजह से हो जाते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांट दिया, पहला तो असंक्रामक, दूसरा संक्रामक। असंक्रामक क्या? जो फैल नहीं रहे, जैसे कैंसर हो गया, जैसे आपका मान लो कि मानसिक रोग हो गए, जैसे हाइपरटेंशन यानी उच्च तनाव हो गया, इस तरह से।
दूसरा हो गया संक्रामक। संक्रामक क्या है? जो रोग जनकों के द्वारा फैल रहे हैं। तो अभी रोग जनक कौन कौन हो सकते हैं इसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी बांट दी। जैसे विषाणु से हो रहे तो विषाणु जनित रोग, जीवाणु से हो रहे तो जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ से हो रहे तो प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक से हो रहे तो कवक जनित रोग, और कृमि से हो रहे तो कृमि जनित रोग। ओके, तो ये सारे रोग हो गए। अब समझने लायक बात क्या है कि अपन आज विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में जीवाणु जनित, फिर प्रोटोजोआ जनित, फिर कवक जनित, फिर कृमि जनित, और जैसे ही कृमि जनित रोग कंप्लीट होंगे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर की रूपरेखा समझ में आ गई। आइए शुरू करते हैं अपन कवक जनित। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जैसे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, आइए शुरू करें विषाणु जनित रोग। ये रहा विषाणु जनित रोग। सुनना दोस्तों, विषाणु जनित रोगों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? कोई रोग दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, निम्न में से बेमेल को छाटिए। तो इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटना होता है। तो सारे रोग एक साथ पढ़ के फिर बोलो कि ये तो विषाणु से हो रहा है, ये जीवाणु से हो रहा है, ये इससे हो रहा है, तो याद रखना कठिन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन रोगों की अलग अलग कैटेगरी बना दी। यानी विषाणु वालों को मैंने सबको छांट के अलग रख दिया, जीवाणु वालों को छांट के अलग रख दिया, इस तरह से कवक वालों को अलग रख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहो। तो पहला तो इनको छांट लिया मैंने, दूसरा छांट करके इनकी एक अलग ट्रिक बना ली ताकि आप इस ट्रिक के जरिए इनको याद रख सको। देखना, ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको कंसेप्ट पता हो। तो आप डायरेक्ट ट्रिक से नहीं रट सकते सीधा, फिर पूरा वीडियो देखना और कंसेप्ट समझना, इसका कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा साथ के साथ। क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपको ट्रिक तो याद है लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता, तो आप फिर क्या करते हो, गच्छा खा जाते हो, गलत कर देते हो क्वेश्चन को। आगे आएगा भी, समझ में आ जाएगा आपको। तो विषाणु जनित रोगों को सीखते हैं, तो इसको सीखने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? परी MDH मसाले CCCC। कितनी बार सी? 4 बार। परी MDH मसाले CCCC। ये लो जी परी, ये क्या लिखा हुआ है? परी। आपको इसको क्या पढ़ना है? परी, PARI, परी। इसके बाद ये क्या है? MDH मसाले। MDH मसाले आपने देखा होगा। इसके बाद ये क्या है? CCCC। कितनी बार सी? 4 बार सी। 4C बोल दो, 4C बोल दो, है ना। तो क्या ट्रिक हो गई है? परी MDH मसाले CCCC। एक बार साथ में बोलना, साथ में बोलने से फीलिंग आती है। परी MDH मसाले CCCC। याद हो गया? बहुत ही ईजी। विषाणु जनित रोग, जब भी आपके क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो आपके दिमाग में कौन सी चीज चमकनी चाहिए? परी MDH मसाले CCCC। क्वेश्चन देखा नहीं कि खुशी के आंसू टपक जाने चाहिए, ये तो हमको आता है। क्या आता है? परी MDH मसाले CCCC। ओके, शुरू करते हैं। परी, पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पोलियो, या फिर इसको पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है। याद रखना दोस्तों, P फॉर पोलियो, और पोलियो किसकी वजह से हो रहा है? पोलियो वायरस की वजह से हो रहा है। याद रख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। पोलियो वायरस की वजह से। अब देखना पोलियो के बारे में जानकारी क्या होता है। पोलियो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों के खान पान का ध्यान नहीं रखा जाए तो दूषित भोजन का प्रयोग कर ले, दूषित जल का प्रयोग कर ले, या फिर दूषित दूध का, संक्रमित दूध का प्रयोग कर ले, तो इस वजह से पोलियो हो जाता है। क्या होता है कि बच्चे जब खाना खाते हैं या फिर आप कुछ भी उनको खाने पीने को देते हो, तो वो चीज़ें वो जमीन पर गिरा देते हैं और जमीन से उठा के वापस काम में ले लेते हैं खाने में। तो बच्चे जमीन पे गिरी हुई चीज़ें पड़ी हुई उठा रहे, खा रहे हैं, इस तरह से वो चीज़ें दूषित हो गई है। अब उन चीज़ों को जब वो बच्चा खाएगा तो जो पोलियो वायरस है, ये पोलियो वायरस उसके आंतों में चला जाएगा और उसके बाद उसके ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद वो ब्लड के थ्रू उसके मेरुरज्जु, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड की जो डोर्सल गैंग्लियाज होती है, जो यहाँ पर कोशिकाएं होती है, उनको डीजनरेट करेगा, उनको हासिल करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो कोशिकाएं हैं, ब्रेन की जो सेल्स है, उनको नुकसान पहुंचाता है ये। और फिर क्या होता है, आदमी जिसको, बच्चे को ये हो रखा होता है, उसमें पेशियां जो होती है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है। उसमें क्या होता है, पेशियां काम करना बंद कर देती है, पेशी घात हो जाता है, पेशियां मर जाती है, हाथरित हो जाती है। तो फिर क्या होता है, आप उसमें देखते हो ना, वो लकवा वगैरह, पोलियो के जितने भी लक्षण आप देख रहे हो, तो वो सारे लक्षण जाहिर हो जाते हैं। तो ये पोलियो घातक बीमारी है, पोलियो से बचाव जरूरी है। तो क्या करें फिर पोलियो से बचाव के लिए? तो आप दूषित जल, भोजन, दूध, इनके प्रयोग से बच्चों को बचाएं, उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। ओके, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो विशेष रूप से इनके खाने पीने का ध्यान रखें। इसके अलावा पोलियो के टीके भी लगते हैं, आपको पता होगा। 2 तरह के टीके होते हैं, साल्क और सेबिन। अब ये कौन सा साल्क होता है, कौन सा सेबिन होता है, कौन सा मुंह से देते हैं, कौन सा सुई से लगाते हैं, ये टीकों की जानकारी मैं आपको वैक्सीन वाले चैप्टर में, टीको वाले चैप्टर में इनकी जानकारी दूंगा। अभी वो जानकारी नहीं, क्योंकि ज्यादा चीजें फिर लेने से दिमाग भारी हो जाता है। ओके, हाँ, तो अपने को बस यहाँ पर याद रखना है P फॉर पोलियो, और पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं A फॉर एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
ओके, एड्स का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और किसकी वजह से होता है? ये HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी वजह से होता है। इसके दो स्ट्रेन होते हैं, दो टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, दोनों की वजह से हो जाता है। इसको लेंटी वायरस भी बोलते हैं, इसको रिट्रो वायरस भी बोलते हैं। रिट्रो क्यों बोलते हैं? देखना, एड्स का जो वायरस होता है ना, इसके अंदर RNA होता है। देखना, किसी भी वायरस में दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकती है उसका प्रोटीन का खोल, और उसके बीच में उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो या तो RNA होता है या DNA होता है। तो जो एड्स का वायरस होता है ना, इसमें RNA होता है। क्या होता है इसमें? RNA। ये RNA वाला वायरस एड्स का किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर चला जाता है, तो उसकी स्वस्थ मनुष्य के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है? उस RNA से DNA बनाता है। RNA से क्या बनाता है? DNA। RNA से DNA बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो करता है वो वायरस कौन से कहलाते हैं? रिट्रो वायरस। तो ये एक तरह का रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस का मतलब क्या है? ये RNA से क्या बना रहा है? DNA बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, रिट्रो वायरस एक तरह का। HIV। अच्छा, एड्स होता क्या है? तो आपको मैं बता दूं, एड्स की अपन अलग से एक क्लास लेंगे, जिसमें अपन एड्स हो गया, डेंगू हो गया और पोलियो हो गया, इन रोगों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इनकी एक अलग ही क्लास रखेंगे, उसमें पूरे एड्स को डिटेल से समझाएंगे, कैसे एड्स होता है, कैसे फैलता है, एड्स से बचाव क्या करना चाहिए, ये सब कुछ, और कहाँ पर एड्स के पहले रोगी देखे गए, ये कहाँ कैसे बंदरों से मनुष्यों में आया, इस एड्स की पूरी जानकारी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, पोलियो की पूरी जानकारी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। हालांकि अभी अपना वो नहीं, अभी अपने को सिर्फ नाम पता करने हैं। तो पोलियो किसकी वजह से हो रहा है? पोलियो वायरस की वजह से। और एड्स किसकी वजह से हो रहा है? तो ये HIV वायरस की वजह से। और क्या याद रखना है? HIV के दो टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट और सेकंड, दोनों की वजह से एड्स होता है। रिट्रो वायरस बोलते हैं इसको, लेंटी वायरस बोलते हैं इसको। और आगे अपन बात करते हैं एड्स के बाद R से आपको याद रखना है रेबीज। क्या याद रखना है? रेबीज। R से आपको याद रखना है रेबीज। रेबीज जो बीमारी होती है, ये रेब्डो वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से? रेब्डो वायरस, या फिर इसको स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। अब समझना रेबीज क्या है, आपने सुन भी रखा है रेबीज के बारे में। जैसे कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, लोमड़ी होती है, बंदर होता है, शेर होता है, चीता होता है। तो इन जानवरों के जो लार होती है ना, लार, उस लार के अंदर ये रेब्डो वायरस या रेबीज का वायरस पाया जाता है। अगर ये कुत्ता बिल्ली वगैरह अगर इंसानों को काट ले, तो ये वायरस उसकी लार से इंसानों के अंदर आ जाता है। और आपको बता दूं, ये 100% घातक है। यानी अगर रेबीज आ गया और आपने टाइम से इलाज नहीं कराना, तो फिर मरना तय है। ओके, तो इसलिए रेबीज, जब भी आपको कोई जानवर काट ले तो इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है। अब ये रेबीज वाला वायरस आपके शरीर में आ गया, शरीर में आने के बाद आपके ब्लड में आ गया, ब्लड में आने के बाद ये आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आपकी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। जब ये आपके तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो मांसपेशियों में क्या होता है? धीरे धीरे संकुचन होता है। और यहाँ पर भले की मांसपेशियों में विशेष रूप से ज्यादा संकुचन होता है, और मानसिक स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि जब वो रोगी पानी पीता है ना, पानी पीता है, तो ऐसा संकुचन होता है, मांसपेशियों में ऐसा दर्द होता है कि उसको दर्द सहा नहीं जाता, और उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे कुछ इस तरह की बनती है कि वो पानी से डरने लगता है। यानी रेबीज में अगर कुत्ता काट ले, कुछ बिल्ली काट ले और रेबीज वाला वायरस अंदर आ जाए, तो उसको पानी से डर लगने लगता है। किससे डर लगता है दोस्तों? पानी से डर लगने लगता है। इसीलिए इसको जल आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल आतंक, या फिर इंग्लिश में बोल दो, क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। आपको पता है ना, हाइड्रो का मतलब जल के लिए यूज होता है। तो हाइड्रोफोबिया या जल आतंक किस रोग में होता है? तो ये रेबीज में होता है। किस में होता है? रेबीज में। अच्छा देखना, ये जल आतंक हो रहा है, तो ये जल नहीं पिएगा, जल पीने में इसको दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी को कोई काट ले ऐसा जीव, तो उसको जो होता है वो इंजेक्शन लगाना होता है, पूरे वो इंजेक्शन सारे के सारे पूरे लगवाने चाहिए। अच्छा, एक और चीज आपको, एक और बात बता दूं, जो डिजीज होती है ना, डिजीज में एक प्रकार होता है जूनोटिक डिजीज। कैसी? जूनोटिक डिजीज। अब ये जूनोटिक की हिंदी नहीं होती, इसको हिंदी में भी जूनोटिक ही बोलेंगे, है ना। तो जूनोटिक डिजीज क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो जानवरों के काटने से या जानवरों की वजह से इंसानों में आ रही है, तो उन बीमारियों को जूनोटिक डिजीज बोलेंगे। और आपको पता है ये जो रेबीज वाली है, किससे आ रही है? जानवरों से। तो रेबीज वाली जो बीमारी, ये भी क्या है? कि जूनोटिक डिजीज है। तो आपको ध्यान रखना है, रेबीज वाली बीमारी कैसी बीमारी है? कि जूनोटिक डिजीज है। इंपॉर्टेंट चीज याद रख लोगे, रेबीज वाली बीमारी कैसी है? जूनोटिक डिजीज। अच्छा, ये जो है ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुत्ते बिल्ली इन्होंने काट लिया, बंदर ने, तो इनके लार की वजह से इंसान के अंदर आ जाता है। तो क्या हर कुत्ते हर बिल्ली में ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है, सब में ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन अपन कह नहीं सकते। हालांकि जिसमें ये हो जाए, अपन बोलते तो कुत्ता पागल हो गया ना, पागल कुत्ता, तो उसमें क्या होता है? फिर लार ज्यादा निकलती है। तो जिसमें आपको लार ज्यादा निकलती हुई दिखाई दे कुत्ते में, या जिसकी आवाज बिगड़ी हुई हो, जिसकी दुम लटकी हुई हो, तो ऐसे कुत्ते को अपन को समझ लेना चाहिए कि इसकी लार में तो रेबीज वाला रेब्डो वायरस है ही है, तो उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। ओके, ये हो गई रेबीज की बातें। बताओ आपको रेबीज अच्छा, रेबीज वाली रोग अच्छा लगा? रेबीज तो क्या अच्छा लगेगा। हाँ, आगे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा या फिर इसको बोल दो फ्लू।
फ्लू आप सुनते हो, बोल रहे हैं ना फ्लू हो रहा है, फ्लू चल रहा है, तो फ्लू इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा होता है ऑर्थोमिक्सोवायरस। क्या नाम याद रखना है? ऑर्थोमिक्सोवायरस। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से हो रहा है? ऑर्थोमिक्सोवायरस की वजह से। सुनना दोस्तों, ये पक्षियों से इंसानों में आया या फिर सूरों से इंसानों में आया, क्योंकि अलग अलग टाइप का होता है। फ्लू जो आप सुनते हो ना, फ्लू, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोल देते हैं अपन। फ्लू जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू क्या है? जो सूरों से इंसानों में आया। उसके बाद आया बर्ड फ्लू, जो पक्षियों से इंसानों में आया। तो अलग अलग टाइप के फ्लू होते हैं, तो ये जानवरों से ही आ रहे हैं एक तरह से, है ना। अब देखना, जैसे इनके अलग अलग स्टैंड होते हैं, जैसे H1N1, H5N1, इस तरह से अलग अलग इनके आते रहते हैं स्टैंड। तो इनके स्टैंड तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन वायरस को आपको कौन सा याद रखना है? इन्फ्लुएंजा फ्लू किसकी वजह से होता है? ऑर्थोमिक्सोवायरस की वजह से ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका सर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? ऐसी कंडीशन आती है कि न्यूमोनिया हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यार सूजन आ जाती है ना अंदर में ब्रोंकियोल में, तो ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाती है। तो ये बहुत ही बाद में जाके घातक बीमारी बन जाती है ना। तो ये फ्लू आप जो जान ही रहे हो फ्लू के बारे में, तो आपने क्या याद रखना है? परी, MDH मसाला, CCC, परी, PARI, P से याद रख लिया पोलियो, A से याद रख लिया एड्स, R से याद रख लिया रेबीज, और I से क्या याद रख लोगे? इन्फ्लुएंजा। आगे बात करते हैं MDH मसाले। MDH मसाले, तो इसमें पहला M है, इस M से आपको याद रखना मीजल्स, मीजल्स या फिर खसरा। किसकी वजह से होता है ये रूबियोला वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? रूबियोला। ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आपको वही याद रखना है, उससे हट के आपको नहीं चलना है। थोड़ा सा भी हट के चलना आपके लिए घातक हो सकता है। रूबेला, रूबेला किसकी वजह से होता है? तो रूबेला जो होता है वो जर्मन मीजल्स होता है, वो रूबेला वायरस की वजह से होता है। रूबेला अलग चीज है, रूबियोला अलग चीज है। इसीलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो बताया वो आपको याद रखना है। इससे हट गया है तो आपको फिर दूसरा वाला टिक करना है, जो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन कट करके उस हिसाब से। तो देखना, मीजल्स या खसरा रूबियोला वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? चकते बन जाते हैं, लाल लाल चकते बन जाते हैं, है ना। जो लाल लाल चकते बनते हैं, इसके मुंह के अंदर की जो श्लेष्मा होती है, इसमें भी हल्की फुल्की सूजन आ जाती है, वहां पर भी चकते बन जाते हैं। आपने सुना भी होगा खसरा, जो खसरा होता है, इसमें MMR का टीका लगता है ना। मम्स, मीजल्स और रूबेला, रूबेला नॉट रूबियोला, रूबियोला अलग चीज है, रूबेला अलग चीज है, जर्मन मीजल्स एंड मीजल्स। तो MMR का टीका लगता है। मीजल्स या खसरा में कौन सा लगता है? MMR का। नाम याद रखना बहुत ही आसान है। एक लड़की है जिसका नाम है रूबी, और उसके ऊपर ओले गिर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? रूबी ओला। इजी है ना, रूबियोला वायरस। तो मीजल्स किसकी वजह से होता है? रूबियोला की वजह से, खसरा जिसको बोलते हैं, ओके। और इसमें लाल लाल चकते बन जाते हैं। एक होता है जर्मन मीजल्स, तो जर्मन मीजल्स जो होता है वो रूबेला की वजह से होता है। रूबेला अलग है, रूबियोला अलग है। देख लो, इसमें बता देता हूं मैं, रूबियोला आ रहा है, उसमें सिर्फ रूबेला होता है, ये रूबेला, ये रूबेला है ना। तो रूबेला से जर्मन मीजल्स होता है, और अपन क्या पढ़ रहे हैं? मीजल्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीजल्स ही पूछा जाता है, इसलिए। हाँ जी, आगे बात करते हैं अपन डी से क्या होता है? D4 आपको याद रखना है, डेंगू। याद रखना है, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर दो तरह से हो सकता है, जैसे एक तो होता है ब्रेक बोन फीवर, है ना, हड्डी तोड़ बुखार, और एक हो सकता है डेंगू हिमोरेजिक। तो क्या होता है ये डेंगू फीवर? आपने सुना भी होगा, बताओ डेंगू किसकी वजह से हो रहा है? कमेंट करो जल्दी से। तो बहुत से लोग अभी कमेंट कर देंगे डेंगू मच्छर की वजह से होता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। डेंगू मच्छर की वजह से होता नहीं है, मच्छर की वजह से फैलता है। होना अलग चीज है और फैलना अलग चीज है। होना कुछ और है, होता किसकी वजह से होता है? रोगजनक क्या है? तो इसका रोगजनक मच्छर नहीं है, इसका रोगजनक वायरस है, फ्लेवी वायरस। क्या नाम है? फ्लेवी वायरस। डेंगू फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। अब पूछा जाए डेंगू फैलता किसकी वजह से, तो डेंगू जो फैलता है ना, ये एक मच्छर की वजह से फैलता है, जिस मच्छर का क्या नाम है? मादा एडीज मच्छर। क्या नाम है? मादा एडीज इजिप्टाई। इजिप्टाई पूरा नाम क्या है? मादा एडीज इजिप्टाई। अच्छा देखना, ये जो मच्छर होता है ना, ये इसके शरीर के ऊपर धारियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धारियां। तो इस मच्छर के शरीर पर धारियां पाई जाती है। उन धारियों की वजह से ये हल्का फुल्का टाइगर जैसा लगता है। किसके जैसा? टाइगर जैसा। इसीलिए खुशी की बात, इस मच्छर का दूसरा नाम क्या है? टाइगर फीमेल मॉस्क्यूटो। तो टाइगर फीमेल मॉस्क्यूटो किसको कहते हैं? मॉस्क्यूटो, ये मादा एनाफिलीज मच्छर को टाइगर फीमेल मॉस्क्यूटो भी कहा जाता है। याद रखने लायक बात। डेंगू किसकी वजह से फैलता है? तो मादा एडीज मच्छर से फैलता है। और डेंगू किसकी वजह से होता है? तो क्या बताना है? फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। होना अलग चीज है, फैलना अलग चीज है। अच्छा, मच्छर भी ध्यान रखना, मादा की वजह से फैल रहा है, नर की वजह से नहीं। नर तो बेचारा भोला भाला होता है, काटता ही नहीं है, मादा काटती है ना। ध्यान, मच्छरों की बात कर रहा हूँ, मादा मच्छर काटती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये जो डेंगू रोग होता है ना, इस डेंगू रोग में क्या होता है?
क्या आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा? प्लेटलेट्स की। जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था डेंगू रोग में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइटोपेनिया। यानी कि इसमें क्या होता है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये प्लेटलेट्स इनकी मात्रा कम हो जाती है और इसको क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया पूरा नाम है, थ्रम्बोसाइटोपेनिया। तो डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इसको थ्रम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ओके, तो डेंगू रोग का टेस्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। तो डेंगू में क्या किया जाता है, इसमें टोर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है। टोर्निक्वेट टेस्ट, डेंगू में कौन सा टेस्ट किया जाता है? टोर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो डेंगू से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। डेंगू, डेंगू किसकी वजह से होता है? फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से फैलता है? मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर की वजह से फैलता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? टाइगर फीमेल मॉस्किटो नाम से जाना जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइटोपेनिया। और क्या बात थी कि इसमें टेस्ट कौन सा किया जाता है? इसमें टोर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है, किसमें? डेंगू रोग में। ओके, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और आगे बढ़े। अगला है H फॉर हिपेटाइटिस, MDH मसाले। तो H क्या है? H का मतलब हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस बहुत से तरह होते हैं, ABCDE इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिपेटाइटिस ए की। हिपेटाइटिस ए, यकृत शोथ ए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यकृत शोथ, हिपेटाइटिस। अच्छा, यकृत तो समझते हो ना, लीवर को बोलते हैं ना, हिपेटाइटिस, यकृत शोथ ए। इस तरह से होता है हिपेटाइटिस बी। तो हिपेटाइटिस का वायरस याद रखना बहुत ही आसान है, HAV, यानी हिपेटाइटिस ए वायरस, बहुत ईजी है। कल को पूछ ले हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो क्या याद रखोगे? HBV, इजी याद रखना, हेपेटाइटिस है ना। क्या होता है इस हेपेटाइटिस में? हेपेटाइटिस में यकृत शोथ हो जाता है, तो लीवर में जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। और लीवर के अंदर क्या होता है, आपके लीवर में जो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिलीरुबिन क्या होता है? दो तरह से आपके इसमें होते हैं यकृत में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन होता है, ये बिलीरुबिन आपके मल के साथ बाहर निकलता है और मल का रंग कैसा होता है? पीला। अब बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो गया तो मल के साथ बाहर नहीं निकलता और शरीर के अंदर ही जमा हो जाता है, तो नाखूनों में, आंखों में, त्वचा के नीचे इस तरह से जमा हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी आंखें कैसी पड़ जाती है? पीली पीली पड़ जाती है। हाँ, नाखून भी कैसे? पीले पीले। मूत्र भी अधिक पीला हो जाता है और जो मल जो है उसका पीलापन खत्म हो जाता है ना। तो ये रोग पीलिया जो आप सुनते हो ना, वो पीलिया की कंडीशन इसमें नजर आती है ना, बिलीरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से। ये एक तो यकृत शोथ हिपेटाइटिस है। इसी तरह से हिपेटाइटिस बी होता है। तो हिपेटाइटिस बी जो होता है वो जो होता है ना, वो लैंगिक रूप से संचारित होता है। हिपेटाइटिस बी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो अपने आगे आने वाला है, अभी सिर्फ जानकारी ले रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। हिपेटाइटिस बी के अंदर जो वैक्सीन दिया जाता है, जो टीका लगाया जाता है, वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। कैसा वैक्सीन है? वैक्सीन का मतलब टीका, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब आप सोचोगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है? तो देखना, आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो जो सिम कार्ड आता है आप सुनते हो ना, 2G, 3G, 4G और अभी आगे आने वाला 5G, 4G भी चल रहा है ना, नाम के लिए चल रहा है पर चल तो रहा है 4G इस तरह से। तो G का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी। तो जिस तरह से सिम कार्ड के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर, फोन के अंदर जो पीढ़ियां होती है, इस तरह से जो टीके बनाए जाते हैं ना, उन टीकों में भी अलग अलग पीढ़ियां होती है। प्रथम पीढ़ी के टीके, द्वितीय पीढ़ी के टीके, तृतीय पीढ़ी के टीके, प्रथम पीढ़ी के टीके। ये क्या होते हैं? ऐसे टीके जिनमें क्या किया जाता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया को कमजोर कर देते या फिर उसको मार देते और उसको मरे हुए को हमारे शरीर में डाल देते हैं। तो मरे हुए को शरीर में डालते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर समझता है कि जिंदा है और ये बीमारी करेगा, तो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ता है। तो ये जो है ना, ये प्रथम पीढ़ी का टीका है जिसमें वायरस को या बैक्टीरिया को कमजोर करके मार के शरीर में डाला जाता है। इसके बाद विकसित हुए द्वितीय पीढ़ी के टीके। इसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी होती है जो बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा जैव प्रौद्योगिकी में, उसमें डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ नाम जान रखो, एक टेक्नोलॉजी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को यूज करके टीका बनाया जाता है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनता है, हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो द्वितीय पीढ़ी का टीका होता है। ओके, ये हो गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो HBV से होता है, हेपेटाइटिस ए HAV से होता है, इस तरह से अलग अलग बता सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम। एम का मतलब होता है मम्स। मम्स को बोलते हैं गलसुएं। क्या बोलते हैं? गलसुएं। अब ये गलसुएं क्या होते हैं? ये मम्स होता है किसकी वजह से? तो ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। ओके, पैरामिक्सो वायरस। गलसुएं होते क्या है? ये बच्चों में मोस्ट कॉमन, स्कूली बच्चों में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन देखी जाने वाली बीमारी है। आपको भी शायद हो रखी होगी, आप में से कितने लोगों को हो रखी है कमेंट करके बताना कि बचपन में आपके गले के नीचे से यहाँ से सूजन आ गई थी, इस जगह से सूज के गला बड़ा हो गया ना। इस बीमारी को कहते हैं गलसुएं या फिर मम्स। क्या होता है इसमें?
इसमें होता है कि वायरस जो है ना, पैरामिक्सो वायरस, ये संक्रमण कर जाता है और हमारे कान के पास में यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथि, पेरोटिड लार ग्रंथि। क्या नाम है? पेरोटिड। अरे भाई तू इधर आ जा। पेरोटिड लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? सूजन, इन्फ्लामेशन। पेरोटिड लार ग्रंथि में शोथ या सूजन आ जाती है और बड़ी हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है मम्स। हाँ, अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम क्या दिख रहा है आपको? गलसुएं। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये जो एग्जामिनर होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, बोले बाले बच्चों के क्वेश्चन गलत कराते हैं। कैसे? गलसुएं, एक होता है गलघोटू, एक होता है गलगंड। सुन रखा होगा आपको, तो आपको तीनों लगभग एक ही लगते होंगे, लेकिन ये एक नहीं है। ये जो मैं गलसुएं बता रहा हूँ, पेरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ गई पैरामिक्सो वायरस की वजह से, तो ये तो गलसुएं यानी कि मम्स है। एक और क्या होता है? गलघोटू। गलघोटू जिसको डिप्थीरिया कहा जाता है। डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, और ये गलसुएं एक वायरस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आपने तीसरा जो सुन रखा है वो गलगंड है। क्या है? गलगंड या घेंगा। आप सुनते हो ना, पहाड़ी इलाकों में लोगों में आयोडीन की कमी होती है, ये सुना होगा छोटी क्लासों में, वही वाला। तो आयोडीन की कमी से जो हो रहा है, गला सूज जाता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, तो वो तो कौन सा है? घेंगा या गलगंड। तो गलगंड यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो। एक तो रोग आपने पढ़ा गलगंड, तो गलगंड या घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से हो गया। ये नीचे तीर का मतलब कमी बताना चाहता हूँ मैं, है ना, आयोडीन की कमी से। दूसरा आपने पढ़ा गलसुएं। गलसुएं, तो ये जो गलसुएं है, ये किसकी बात कर रहा हूँ? इस मम्स की बात कर रहा हूँ। गलसुएं यानी कि मम्स है। ओके, एक मैं बता रहा हूँ गलगंड। क्या बता रहा हूँ? गलगंड। ये गलगंड क्या है? ये गलगंड एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। यानी कि गलगंड क्या है? सॉरी, गलगंड नहीं, गलघोटू। गलघोटू, ये गलघोटू एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया, सुना होगा ना, तो डिप्थीरिया को गलघोटू बोलते हैं। तो गलघोटू यानी डिप्थीरिया अलग चीज है, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। गलसुएं यानी कि मम्स, ये किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस की वजह से। और आप पढ़ते हो एक गलगंड यानी घेंगा, ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आपको ये बात कैसी लगी? अगर ये बात अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। ओके, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मन कर रहा है मेरा, मन नहीं मार सकता, सुनना। आपने सुन रखा है जैसे मम्स, आपने सुन रखा है जैसे मीजल्स, तो ये आपने मम्स सुन रखा है, ये आपने मीजल्स सुन रखा है। तो एक टीका होता है MMR का टीका। कौन सा? MMR का। मम्स, मीजल्स और रूबेला, तीन चीजों में काम आता है। तो किसी को मीजल्स हो रहा है तो इसमें भी MMR का टीका देते हैं, किसी को मम्स हो रहा है तो भी MMR का, और रूबेला में भी MMR का टीका लगता है। तो आपको पता है MMR के टीके भी लगे भी थे थोड़े सा टाइम पहले। ओके, तो MMR के टीके लगते हैं इनमें, ये आप ध्यान रखना। अच्छी लगी ये बात टीकों वाली। इनकी ज़्यादा डिटेल से बातें अपन कब करेंगे? जब टीकों वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। ये हो गए भैया जी MDH मसाले। आपको MDH मसाले कैसे लगे? अच्छे लगे? तो आओ और बातें करें। सी का मतलब चिकनगुनिया। चिकनगुनिया चिकवी वायरस की वजह से या टोगा वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? चिकवी वायरस या टोगा वायरस। अब देखना, ये जो टोगा वायरस है, चिकवी वायरस है, ये भी एडिस मच्छर से फैल रहा है। तो मच्छरों पर नियंत्रण करोगे तो ये बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, एक है चिकन पॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं? छोटी माता। छोटी माता आपने सुन भी रखा होगा, गाँवों में प्रचलन में छोटी माता, बड़ी माता। हाँ, तो छोटी माता जो है ये चिकन पॉक्स है, और वेरिसेला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है उसकी वजह से बीमारी होती है। अब सुनना दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आपको वही याद रखना है। इसके अलावा भी बीमारियां होती है, लेकिन सारी याद करने जाओगे तो खिचड़ी पक जाएगी फिर, और उस खिचड़ी का मजा नहीं आएगा। आपने क्या पढ़ा? छोटी माता। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, स्मॉल पॉक्स। हालांकि मैंने इसमें नहीं दिया, लेकिन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? बड़ी माता। तो जिसके नाम में आ रहा है स्मॉल, वो क्या है? बड़ी माता, और वो वेरिओला की वजह से होती है। किसकी वजह से? वेरिओला वायरस। और ये है छोटी माता, किसकी वजह से हो रही? वेरिसेला। तो यहाँ पर तो वेरिसेला है, तो आप वेरिसेला याद रखो, छोटी माता याद रखो। वेरिसेला, छोटी माता। कल को बड़ी माता आती है तो आप सोचना वेरिसेला, तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता, तो कौन सा जाएगा? वेरिओला, क्योंकि दोनों ही सेम मैच होंगे। दो ऑप्शन तो वैसे कट रहे होंगे आपके। ओके, तो जैसा बता रहे वैसा वैसा याद रखो, नहीं सारे याद रखने जाओगे तो अगला ऑप्शन फेंका, तुम ललचाई, फाइल वही निपट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना बताया उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। चिकन पॉक्स, छोटी माता, किसकी वजह से होती है? वेरिसेला जोस्टर। ओस की जो बूंदे होती है, देखी होगी आपने, उन ओस की बूंदों के समान आपके वो चकते से बन जाते शरीर पे। आपने तो गांव में देख रखा होगा, मेरे से ज्यादा आप जान रहे हो उसको, मैं क्या बताऊं। आगे बात करते हैं चिकन पॉक्स के बाद। नेक्स्ट C4 आता है कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम। कॉमन कोल्ड जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? राइनो वायरस।
तो सामान्य सर्दी जुकाम तो नॉर्मल आप सब देखते ही हो। इसमें क्या होता है, जैसे ही कम तापमान होता है तो हवा में तो रहता ही है, हमारे नाक में भी बहुत बार मौजूद रहता है, तो नासिका मार्ग वगैरह में मौजूद रहता है। और जब कम तापमान होता है या परिस्थितियाँ चेंज होती है, जलवायु चेंज होती है, तो ये ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के फिर क्या कर देता है, जुकाम कर देता है। और आपको पता है जुकाम में क्या होता है, सारी चीज़ें आप जान ही रहे हो ना। इसमें जो नाक की स्निडेरियन झिल्ली होती है, इस स्निडेरियन झिल्ली में सूजन आ जाती है, और इस झिल्ली में सूजन आ जाएगी तो आपको गंध महसूस नहीं होगी, यानी खुशबू बदबू कुछ भी आप महसूस नहीं कर पाओगे। दूसरा, इसमें कंठदाह हो जाता है, यानी कि लेरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस हो जाता है, मुंह के अंदर सूजन आ जाती है, तो इससे आपकी आवाज़ भी बदल जाती है। 3 से 7 दिनों तक की बीमारी रहती है, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, क्योंकि राइनो वायरस का पतन हो जाता है। हाँ, कॉमन कोल्ड समझ गए, ईजी है। उसके बाद आप एक और चीज देख रहे हो, ये सी अभी ऐड किया है, ये एक और बीमारी जो भी वर्तमान में चल रही है, बताओ कौन सी है? कोरोना वायरस, आई नहीं क्या? कोरोना वायरस डिजीज, या फिर किसकी वजह से होती है? SARS-CoV-2 की वजह से होती है। अब ये कोरोना वायरस क्या होता है, ये आप अच्छे से जान रहे हो। तो जो एड्स के ऊपर, पोलियो के ऊपर जो अलग से वीडियो बनाएगा ना, उसी में कोरोना के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें उसके अंदर आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी बस आपको नाम याद रखना है, कोरोना वायरस डिजीज किसकी वजह से होती है? SARS-CoV-2 की वजह से। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है, वायरल डिजीज से सारी कंप्लीट हो गई। क्या इसके अलावा कोई वायरल डिजीज नहीं होती है? इसके अलावा भी वायरल डिजीज होती है, बहुत सी बीमारियां होती है, लेकिन हमको हर बीमारी के अंदर PhD नहीं करनी होती है। कंपटीशन में कितनी पूछी जाती है, हम कितनी याद कर सकते हैं, उसी के ऊपर अपना काम चलता है। इसके अलावा जो आप पढ़ते हो ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक संचारित रोग भी होते हैं, तो 2-4 बीमारियां मैं उसके अंदर बता दूंगा। तो आप इधर से तो याद रख रहे हो, 2-4 उधर याद रखोगे तो सारी की सारी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रोग कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, जन्मजात और उपार्जित। उपार्जित को 2 भागों में बांट दिया, संक्रामक और असंक्रामक। असंक्रामक जो फैलते नहीं है, संक्रामक जो फैलते हैं। संक्रामक में अलग अलग कैटेगरी बना दी, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, फंगल डिजीज और हेलमिंथिक डिजीज। फिर आज नंबर 1 पर हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? वायरल डिजीज। अब जब वायरल डिजीज स्टार्ट कर ही दिया है तो इस वायरल डिजीज को पूरा पढ़ लिया था। ट्रिक क्या थी, याद रखना, परी MDH मसाले CCCC। कितने सी हो गए? 4 सी हो गए। तो परी MDH मसाले CCCC। अब इसमें देखना, P फॉर पोलियो वायरस की वजह से होता है, A फॉर एड्स HIV की वजह से होता है, इसके बाद R फॉर रेबीज रेबडो वायरस की वजह से होता है, इसके बाद I फॉर इन्फ्लुएंजा फ्लू ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होता है, इसके बाद M फॉर मीजल्स या खसरा किसकी वजह से होता है? ये रूबियोला वायरस की वजह से होता है। उसके बाद D फॉर डेंगू फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, H फॉर हेपेटाइटिस HIV की वजह से, हेपेटाइटिस B HBV की वजह से। इसके बाद आप याद रख सकते हो MDH मसाले, मम्स किसकी वजह से होता है? टेरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। इसके बाद चिकनगुनिया चिकवी वायरस या टोगा वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर की वजह से होता है। इसी के साथ स्मॉल पॉक्स भी याद रखना। स्मॉल पॉक्स वो बीमारी है जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था ना, उसने क्या किया था? वैक्सीन बनाया था। तो सॉरी, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पेनिसिलिन वाला बनाया था ना। तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन बना करके अभी बीमारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आपने इसमें ऐड भी नहीं किया। तो वो जो पहली बार वैक्सीन बना था वो इसके लिए है ना, स्मॉल पॉक्स के बाद आप ये अगला सी याद रख सकते हो, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और कॉमन कोल्ड यानी कि राइनो वायरस की वजह से हो रहा है, और कोरोना वायरस जो आप जान रहे हो SARS-CoV-2 की वजह से हो रहा है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सोच रहे हो कि ये सारे वायरस आपको कैसे याद होंगे, तो देखना, इन सारों को याद रखना आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। कैसे? कि हमको पहली बार में सारे याद थे क्या? नहीं, बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी, आप वीडियो को बार बार देखो। आप जितनी बार वीडियो को देखोगे, इन वायरस का नाम सुनोगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। हमको भी सुन के याद हो गए, तो आपको भी याद हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, ये हो गई आपकी आज की क्लास। आज की क्लास के बाद अब अगली जो क्लास रहेगी, अगली क्लास में हमको क्या करना है? कल की क्लास में हमको बैक्टीरिया वाले डिजीज पढ़ने हैं। बैक्टीरिया वाले सारे पढ़े, इसके बाद प्रोटोजोआ वाले पढ़ लेंगे। इधर ये प्रोटोजोआ के सल्टे और फंगल डिजीज और हेलमिंथिक डिजीज सल्टा के चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आपको इन चैप्टर्स में कैसा फील हो रहा है, कि आपको ये याद हो रहे कि नहीं हो रहे, तो इसको आप कमेंट करके बताएं। अगर किसी कोई बीमारी में समस्या आती है, बीमारी में मतलब इनको याद करने में या किसी नाम में, तो वो कमेंट करके बताएं। और हकीकत में बीमारी हो रही है तो डॉक्टर से मिलें। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।